अब से थोड़ी देर में बिहार के जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे एनडीए के लिए चुनाव प्रचार। चिराग पासवान के करीबी अरुण भारती का महागठबंधन की अर्चना रविदास से है मुकाबला। पश्चिम बंगाल में भी चढ़ेगा चुनावी पारा। कूच बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी की होगी रैली, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सीपीआईएम आज जारी करेगा अपना चुनावी घोषणा पत्र। बीजेपी घोषणा पत्र समिति की भी बैठक आज, तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता भी चुनावी मैदान में उतरे। दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन भरने का आखिरी दिन। हेमा मालिनी समेत ने भरे पर्चे। पप्पू यादव भी महागठबंधन के खिलाफ पूर्णिया में भरेंगे नामांकन। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल केरल के अल्लापुझा से भरा पर्चा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका। तेज तर्रार प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने सभी पदों और पार्टी की सदस्यता से दिया इस्तीफा। वहीं पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित संजय निरुपम आज अपने नए कदम का करेंगे खुलासा। कैंसर के मरीजों के लिए देश में शुरू होगी आज पहली घरेलू जीन थेरेपी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आईआईटी बॉम्बे में करेंगी शुभारंभ। शराब नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता की जमानत पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी बहस। 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है के कविता। और खेल की खबरों में आईपीएल में आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस की पंजाब किंग्स से होगी भिड़ंत। अंक तालिका में गुजरात टाइटंस 5वें स्थान पर, तो वहीं पंजाब किंग्स 8वें स्थान पर। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से, और शुरुआत करते हैं सबसे पहले 24 की चुनौती के साथ। अब की बार एनडीए 400 पार, इस नारे को अंजाम तक पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास रणनीति बना रखी है। इसके तहत बिहार में चुनावी अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई से कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज जमुई जिले के खैरा इलाके के इस बल्लुपुर मैदान में बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। जमुई में होने वाली इस सभा से बिहार में एनडीए के चुनावी रैलियों की शुरुआत हो जाएगी। जमुई में हो रहे एनडीए के इस पहली चुनावी सभा में सभी घटक दलों के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। जमुई सीट पर चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती के सामने राष्ट्रीय जनता दल की अर्चना रविदास की चुनौती होगी। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला बिहार दौरा है। जमुई बिहार की उन 4 लोकसभा सीट में से एक है जहां पहले चरण में मतदान होना है। बीजेपी और एलजेपी रामविलास के नेताओं की माने तो जमुई से प्रधानमंत्री के चुनावी सभा की शुरुआत बेहद शुभ रही है। 2019 में प्रधानमंत्री पहले गया गए थे, लेकिन उसी दिन जमुई भी आए थे। उस वक्त चिराग पासवान के पक्ष में उन्होंने चुनाव प्रचार किया था और एनडीए ने बिहार में विशाल जीत दर्ज की थी। इस बार भी चिराग पासवान बेहद उत्साहित हैं। मेरे प्रधानमंत्री जी का जमुई के प्रति और जमुई की जनता ने बार बार ये साबित करके भी दिखाया। पिछली बार भी जब प्रधानमंत्री जी आए थे उस वक्त हम लोग का गठबंधन इतना बड़ा नहीं था, मात्र 3 दल थे। भारतीय जनता पार्टी थी, जनता दल यूनाइटेड थी, हम लोग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी थी। उसके बावजूद हम लोग 40 में से 39 सीटें बिहार ने उनको जीत कर दी, क्योंकि उस दिन भी शुरुआत जमुई से ही हुई थी। और आज जब पुनः मेरे प्रधानमंत्री मेरी कर्मभूमि जमुई से शुरुआत कर रहे हैं, तो जहाँ एक तरफ मेरी पार्टी के लिए गर्व की बात है, तो वहीं पूरे जमुई वासियों के लिए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता।
लोकसभा चुनाव को लेकर सभी नेताओं ने पूरी ताकत झोंक रखी है। पश्चिम बंगाल में आज का दिन काफी अहम होगा क्योंकि कूच बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य की सीएम ममता बनर्जी आमने सामने होंगे। इस निर्वाचन क्षेत्र में दोनों नेताओं की आज बड़ी रैली है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी जहां दोपहर करीब 1 बजे कूच बिहार में एक रैली को संबोधित करेंगी, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोपहर करीब 3 बजे एक विशाल रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है। बीजेपी और टीएमसी के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है, इसलिए दोनों दल जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। बीजेपी की ओर से दोबारा लोकसभा उम्मीदवार बने मौजूदा सांसद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक का प्रतिद्वंद्वी के रूप में मुकाबला तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और सिताई के मौजूदा विधायक जगदीश वर्मा बसूनिया से है। और सीधा रुख करते हैं मुंबई का, जहां संजय निरुपम प्रेस वार्ता कर रहे हैं। कुछ ऐसे शब्द थे, ऐसा मेरा एक्सप्रेशन था, उनको लगा कि कुछ ज्यादा हो जाएगा अगर हम चुप रहेंगे, तब उन्होंने इस प्रकार का एक फैसला किया। मतलब A4 साइज का एक कागज कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार बर्बाद कर दिया, ऐसा मेरा मानना है। अब रही बात, कांग्रेस पार्टी ये सब क्यों कर रही है? कांग्रेस पार्टी इस समय एकदम से संरचनात्मक ढंग से देखा जाए तो बिखरी हुई पार्टी है। वैचारिक तौर पर तो दिशाहीन है, ऐसा कई लोगों ने कई बार कहा, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही कहा, लेकिन संरचनात्मक तौर पर एक पूरी तरह से बिखरी हुई पार्टी है। पहले कांग्रेस में एक पावर सेंटर हुआ करता था और उसका एक कॉकस होता था, उसके एक कोटरी होते थे, दरबारी होते थे, और उसके खिलाफ बाकी लोग लड़ते रहते थे या संघर्ष करते रहते थे। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। आप चौंक जाएंगे सुनकर के, लेकिन ये सब हमने अनुभव किया हुआ है। अब पूछेंगे 5 पावर सेंटर कौन कौन से हैं, और पांचों के अपने कॉकस है, पांचों की अपनी लॉबी है, और पांचों की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है। और उसमें बहुत सारे लोग, हमारे जैसे लोग जो किसी भी लॉबी का कोई बाहरी हिस्सा नहीं है, वो अक्सर तकलीफ में रहते हैं। और मैं अकेला नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े। तो जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परमादरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोटरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोटरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं, उनकी भी एक अपनी, उनका भी एक पावर सेंटर बन गया है। उनके आसपास जो लोग हैं, वहां तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, कोई राजनीतिक आधार नहीं, अचानक उनके साथ जुड़ के वो हाईकमान बन गए और इस तरह की बातें करते, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते जो मैं आपके सामने यहां प्रस्तुत नहीं कर सकता। और आखिरी एक जो पावर सेंटर है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का, वेणुगोपाल जी का, वो भी एक पावर सेंटर बना हुआ है भाई। वो भी अपने ढंग से अपनी राजनीति करते रहते हैं। जब हिंदी बोलते समझ में नहीं आता, अंग्रेजी बोलते समझ में नहीं आता, मलयाली हमको समझ में नहीं आता है। एक ऐसा आदमी पिछले इतने वर्षों से बैठा हुआ है और संगठन लगातार गर्त में जा रहा है, संगठन लगातार पूरे खराब दौर में, खराब हाल में। तो एक कांग्रेस पार्टी में जो ये टकराव चल रहा है लॉबियों का, उसकी वजह से कांग्रेस के बाकी राज्यों में बैठे जो लीडरशिप है, जो मेरिटोरियस लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उन लोगों का कष्ट बढ़ता चला जा रहा है। और मैं पिछले 4-5 वर्षों में इसको बड़ी गंभीरता से मैंने महसूस किया है, लेकिन मैं धीरज रख रहा था। आखिरकार धीरज टूट गया, बांध टूटा धीरज का, और उसके बाद जो सामने आया वो सब आपके समक्ष है। आप मुंबई से देख रहे थे संजय निरुपम की प्रेस वार्ता, जो कांग्रेस पर लगातार हमला बोल रहे थे और कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी अब बिखर चुकी है। और उन्होंने साथ ही बताया कि कांग्रेस में 5 पावर सेंटर चल रहे हैं और इन 5 पावर सेंटर में लगातार झगड़ा चलता रहता है और अब कांग्रेस पार्टी संरचनात्मक तौर पर अब बिखर चुकी है, टूट चुकी है। आपको बता दें कि संजय निरुपम को कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। आइए अब बढ़ते हैं आगे बुलेटिन में। भाजपा ने इस बार पश्चिम बंगाल से 30 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। कैसे हासिल होगा ये लक्ष्य और लोकसभा चुनावों में क्या है चुनावी मुद्दे, इस पर एक्सक्लूसिव बात की है केंद्रीय मंत्री और कूच बिहार से बीजेपी उम्मीदवार निशित प्रामाणिक से हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने।
कूच बिहार से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार निशित प्रमाणिक जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, पिछली बार 18 सीटें जीती थी, इस बार कितनी उम्मीद? देखिए, निश्चित रूप से इस बार की रिजल्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है। बंगाल की लोग दोनों हाथ भरकर भारतीय जनता पार्टी को पिछले दोनों चुनाव में आशीर्वाद किया और इस चुनाव में भी बंगाल की लोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सभी कैंडिडेट को आशीर्वाद करेंगे और 30 से 35 सीट हम लोग यहाँ से इस बार जीतेंगे और मोदी जी का जो लक्ष्य है इस बार 400 पार, वो हम लोग पूरा करेंगे। पिछले एक साल से संदेश खाली वाला मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित भी रहा। क्या ऐसा कारण था कि टीएमसी महिला मुख्यमंत्री होने के नाते भी उन महिलाओं की आवाज नहीं सुन पाई? देखिए, अगर आप इस बारे में पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि संदेश खाली में ये तो कई वर्षों से ऐसा जो अत्याचार है वो चल रहा था। महिलाओं को टीएमसी की कार्यालय में रात 12 बजे वहां पर बुलाए जाते हैं और एक एक दिन एक एक महिलाओं को बुलाए जाते हैं टीएमसी गुंडों द्वारा, और ना जाने से इनका जमीन जो है जमीन को काट देता था ताकि समुंदर का पानी आके जमीन में घुस जाए और वो जमीन खराब हो जाए। ऐसा साजा मिलता था नहीं आने पर, तो मजबूर होके संदेश खाली की माताओं को, वहां की बेटियों को वहां पर आना पड़ रहा था। और ये एक दिन का बात नहीं है जी, ये वर्षों से, सालों से ये चल रहा था और इसका जवाब निश्चित रूप से इस चुनाव में बंगाल की माताओं देगी, बेटियों, और बंगाल की महिला इस बार इसके निश्चित रूप से जवाब देंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ निशित प्रमाणिक जी, जो बता रहे थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल से 30 से 35 सीटें जीतेगी और इसके साथ ही आने वाले समय में जो विकास का एक रोड मैप है, जो दूसरे राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रहा है, उसी तरह का रोड मैप पश्चिम बंगाल में भी लागू किया जाएगा। कैमरामैन पीयूष के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, कूच बिहार। और लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। स्टार प्रवक्ताओं में शामिल गौरव वल्लभ ने पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, उसमें मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा हूं। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और ना ही सुबह देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूं। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में बाहरी मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के साथ 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। बाहरी मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र के एक हिस्से में पहले चरण में मतदान होने वाला है। केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, मध्य प्रदेश की 7, असम और बिहार की 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटों पर इस चरण में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में भी इस चरण में मतदान होने वाला है। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नामांकन की जांच 5 अप्रैल को होगी। जम्मू कश्मीर में 6 अप्रैल को पर्चों की जांच होगी। तिरुवनंतपुरम से भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की उपस्थिति में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। तो भाजपा उम्मीदवार तिरुवनंतपुरम से राजीव चंद्रशेखर ने अपना नामांकन दाखिल किया और यहां आप देख सकते हैं कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी उनके साथ मौजूद रहे। केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने नामांकन दाखिल किया है। सुरेंद्रन के नामांकन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल रही। नामांकन से पहले स्मृति ईरानी ने रोड शो किया। बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में वायनाड में स्मृति ईरानी चुनाव प्रचार भी कर रही हैं। वायनाड से सीपीआई ने डी राजा की पत्नी एनी राजा को मैदान में उतारा है। इसकी वजह से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, जबकि कांग्रेस से मौजूदा सांसद राहुल गांधी प्रत्याशी हैं। वायनाड वो लोकसभा क्षेत्र है
वालों ने किया है। करेक्ट? कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी जेल में है कि नहीं है? तो राहुल गांधी वायनाड में भगवा झंडा लेकर जय श्री राम बोलकर दिखाए, दूध का दूध, पानी का पानी यही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भगवान का नाम नहीं लेंगे, सनातन को अभिशापित करने का प्रयास करेंगे, सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी करेंगे। कांग्रेस नेता पप्पू यादव आज स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में पूर्णिया से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। यादव ने कहा है कि आज का दिन मेरी जिंदगी के अध्याय का है, क्योंकि मैंने सबका दिल जीता है और मुझे सभी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मैं INDIA गठबंधन की मजबूती के लिए काम करूंगा। कांग्रेस किसी भी कीमत पर स्थापित हो, इस देश के युवाओं की, देश के अर्थव्यवस्था की बात होनी चाहिए। वर्ल्ड के मानचित्र पर 14 दिन लोगों ने देखा और एक ही बात लोगों ने पूछा, पूर्णिया का क्या, पप्पू का क्या। तो दिल भी जीते, आशीर्वाद भी मिली, और पूर्णिया के हर माँ और बहनों का आशीर्वाद भगवान के तरह जो मुझे मिला, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। पूर्णिया कभी हराता नहीं है और हमेशा पूर्णिया मेरे पीछे पागल की तरह खड़ा हो जाता है, और साल भर सलाम पूर्णिया, प्रणाम पूर्णिया के बाद और गरीबों के इतने पागलपन के बाद तो मेरे लिए आत्महत्या ही न होगा, सुसाइडल ही न होगा। और बिहार से अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश। मथुरा से मौजूदा सांसद और बीजेपी की प्रत्याशी हेमा मालिनी ने चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। हेमा मालिनी यहां से लगातार 2 बार से चुनाव जीत रही हैं। तीसरी बार भी बीजेपी ने हेमा मालिनी पर भरोसा जताया है। हेमा मालिनी ने इस मौके पर कहा है कि तीसरी बार की अपनी सांसदी में वो मथुरा में बहुत सारे काम करने की योजना बना चुकी हैं। मथुरा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश धनगर आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। बहुजन समाज पार्टी से मथुरा में सुरेश सिंह को खड़ा किया गया है। मथुरा से हेमा मालिनी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे मुकेश धनगर कह रहे हैं कि वो यमुना के बेटे हैं और उनकी जीत जरूर होगी। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि विपक्षी दल मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी ऐसा लगता है कि मानसिक संतुलन खो चुकी है। उन्होंने कहा कि रणदीप सुरजेवाला ने वरिष्ठ सांसद हेमा मालिनी पर जिस तरह की टिप्पणी की है उसे हम दोहरा नहीं सकते। महिलाओं के सम्मान को पीएम हमेशा से ऊंचाई पर रखते हैं और ये जो आपत्तिजनक टिप्पणी है ये बेहद ही खराब है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने महिला सम्मान को किस ऊंचाई तक पहुंचाया है कि भारत यदि चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को छूने वाला दुनिया का पहला देश बना तो प्रधानमंत्री जी ने उस पॉइंट का नाम पॉइंट शिव शक्ति रखा। इस ऊंचाई तक ले जाते हैं महिलाओं के सम्मान को और कांग्रेस इस निम्नता तक ली जाती है जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक रूप से बोलना भी उचित नहीं होता है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आज केरल के अलपुझा से लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। वेणुगोपाल वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं। ऐसे में लोकसभा जीतने के बाद उन्हें अपनी राज्यसभा की सीट छोड़नी होगी। कर्नाटक के मांड्या निर्वाचन क्षेत्र से जेडीएस उम्मीदवार HD कुमारस्वामी ने अपना नामांकन दाखिल करने से पहले श्री अर्केश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की है। इससे पहले उन्होंने पार्टी अध्यक्ष और अपने पिता HD देवेगौड़ा से मिलकर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में कुल 39 लोकसभा सीट हैं, जिनमें से एक पेरम्बलूर संसदीय सीट है जो अनारक्षित है। डीएमके ने यहां दिग्गज नेता अरुण नेहरू को मैदान में उतारा है। अरुण नेहरू ने आज सुबह चुनाव प्रचार किया। रोड शो के दौरान वो लोगों से भी मिले और उनकी बातें सुनी। उनका मुकाबला इस बार AIADMK के ND चंद्रमोहन से है।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मेरठ में तीसरी बार टिकट बदला है। अब शहर की पूर्व मेयर सुनीता वर्मा सपा की लोकसभा प्रत्याशी होंगी। सुनीता वर्मा ने बताया कि वह आज नामांकन दाखिल करेंगी। सुनीता से पहले विधायक अतुल प्रधान को सपा ने टिकट दिया था। और अब बढ़ते हैं आगे। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी आज नई दिल्ली में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। सीपीआईएम अपने 3 भागों में वर्गीकृत घोषणा पत्रों में किसानों के मुद्दे, आर्थिक संकट, समाज के कमजोर वर्ग की सुरक्षा, बेरोजगारी के साथ साथ भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्य को सुनिश्चित करने जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करेगी। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की घोषणा पत्र समिति की आज दूसरी बैठक होने वाली है। पहली बैठक में केंद्र में सरकार ने विकसित भारत का एजेंडा और उसकी रूपरेखा के मद्देनजर चर्चा की थी। आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी का संकल्प पत्र तैयार करने के लिए बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में समिति बनाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संयोजक और पीयूष गोयल को सह संयोजक बनाया गया है। बीजेपी को अपनी मिस्ड कॉल सेवा के माध्यम से 4.25 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं। वहीं नमो ऐप पर लगभग 1,70,000 सुझाव भी मिले हैं। पिछली बैठक में 2047 तक विकसित भारत के मद्देनजर अहम मुद्दों पर चर्चा की गई थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के चुनावी अभियान को दिशा देने और मतदाताओं से समर्थन हासिल करने के लिए आज उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। अपने दौरे के पहले दिन जेपी नड्डा का अल्मोड़ा सीट के पिथौरागढ़ और टिहरी सीट के विकासनगर में भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। जेपी नड्डा अब से थोड़ी देर बाद पिथौरागढ़ में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद वह करीब 3:30 बजे देहरादून के विकासनगर में एक और रैली को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। आपको बता दें कि राज्य के कुल 83,37,914 मतदाता राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 55 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का वो फैसला करने वाले हैं। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, तो यहां लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मध्य प्रदेश की 7 सीटों के लिए नामांकन पत्र जमा करने का आज अंतिम दिन है। कल 33 अभ्यर्थियों ने 46 नामांकन पत्र जमा किए। इसमें रीवा से भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्र के अतिरिक्त एक अन्य जनार्दन मिश्र भी शामिल हैं। दमोह से भारत आदिवासी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवारों ने भी नामांकन पत्र जमा किया है। सतना सीट से 9 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र जमा किए हैं। बैतूल और नर्मदापुरम सीट से भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार नामांकन पत्र जमा कर चुके हैं। वहीं बात करें खजुराहो की, तो यहां भाजपा प्रत्याशी विष्णुदत्त शर्मा का नामांकन पत्र जमा हो चुका है। यहां से सपा उम्मीदवार मीरा दीपक यादव आज नामांकन जमा करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार आज होशंगाबाद और बैतूल लोकसभा सीट से नामांकन भर रहे हैं। वहीं बात टीकमगढ़ की करें तो यहां कांग्रेस ने पंकज अहिरवार को प्रत्याशी घोषित किया है, पर पार्टी ने अरविंद खटीक का भी नामांकन पत्र जमा कराया है। वहीं बीजेपी से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नामांकन जमा कर दिया है। तो ये तो थी खबरें 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। आइए अब अन्य महत्वपूर्ण खबरों का रुख कर लेते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है, लेकिन कोर्ट ने टिप्पणी की है कि कुछ मौकों पर व्यक्तिगत हित राष्ट्रीय हित के बाद आना चाहिए। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि अगर दिल्ली में सरकार सुचारू रूप से नहीं चल पा रही, कोई संवैधानिक संकट की स्थिति है, तो इस पर फैसला लेना एलजी और राष्ट्रपति का काम है। कोर्ट उन्हें अपनी ओर से कोई निर्देश नहीं दे सकता। इससे पहले भी हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर चुका है। उधर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज बीआरएस नेता के कविता की जमानत पर सुनवाई होने वाली है। के कविता को पिछली सुनवाई में अदालत से राहत नहीं मिली थी। पिछली बार शुरुआती दलीलें सुनने के बाद के कविता की जमानत पर बहस 4 अप्रैल के लिए स्थगित कर दी गई थी। कोर्ट ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से यह तय करने को कहा था कि वह अंतरिम जमानत पर बहस करना चाहते हैं या नियमित जमानत पर।
झारखंड समेत देश भर में सुरक्षा बलों के अदम्य साहस और अथक प्रयासों से वामपंथी उग्रवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। झारखंड के गढ़वा में उग्रवादियों ने गढ़ रहे बूढ़ा पहाड़ में सीआरपीएफ की पाठशाला सज रही है, जो शिष्टाचार और संस्कार के साथ ही बच्चों में देश प्रेम की भावना भी जागृत कर रहा है। गढ़वा जिला का बूढ़ा पहाड़, जो कभी उग्रवादियों की बंदूकों की आवाज और बमों के धमाकों से गूंजा करता था, वहां आज सीआरपीएफ जवानों की बदौलत पाठशाला सजने लगी है और यहां के बच्चों की आवाज में शिक्षा का ककहरा गूंजने लगा है। छोटे-छोटे हाथों से दुश्मन को मार भगाऊंगा, भारत का वीर सिपाही बन, मां का कष्ट मिटाऊंगा। लगभग 3 दशकों से इस क्षेत्र में उग्रवादियों का एक छत्र राज था और इस गढ़ को भेद पाना नामुमकिन सा लगता था, लेकिन पिछले दिनों इस नामुमकिन को सुरक्षा बलों ने मुमकिन कर दिखाया। बूढ़ा पहाड़ पर नक्सलियों के साए में अपने बालपन के दिन गुजारे बच्चों ने बताया कि नक्सली स्थानीय लोगों के साथ साथ तरह तरह का अत्याचार किया करते थे, यहाँ तक कि घर का खाना भी उठाकर ले जाते थे। सुरक्षा बलों की पहल के बाद बदले हालात से ये बच्चे खासे खुश हैं। बच्चों ने बताया कि उन्होंने सीआरपीएफ की पाठशाला में पढ़ने के साथ ही अंग्रेजी भी बोलना सीख लिया है। जब से ये पुलिस वाला आयल हथिन, पट्टी वाला के भगैले हथिन, तब से ये पुलिस वाला हमनी के पकड़ के ऊपर लान दे और पढ़ावल हथिन। धीरे धीरे हमनी पढ़ेला सीख गए। जब से सीआरपी वाला आए हैं, लोग के पढ़ा भी रहे हैं और हम मेरा माई बाबू जी के काम देता है और पैसों देते हैं। सीआरपीएफ 172 बटालियन के कमांडेंट नृपेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराने के बाद इस क्षेत्र के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनमें देश प्रेम की भावना जागृत करने के मकसद से यह पाठशाला संचालित की जा रही है। इस पाठशाला में कक्षा 1 से 5 तक के लगभग 72 बच्चों का नामांकन कराया गया है, जिन्हें पठन पाठन की सामग्रियों के अलावा भोजन समेत अन्य सुविधाएं दी जा रही है। यहाँ तक कि बच्चों को योग भी सिखाया जा रहा है। आज करीब 70 से अधिक बच्चे हमारे पास हैं जिनको हम पढ़ा रहे हैं कि यहाँ के बच्चों को हमने शिक्षा के साथ साथ देश प्रेम की भावना कैसे जागृत होगी, इस पर हम लोग प्रयासरत हैं और निश्चित रूप से वो जो है देश के लिए एक सच्चे नागरिक बनेंगे और मुख्य धारा से जुड़ते हुए देश के लिए अच्छा काम करेंगे। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार के जमुई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। ये पहला ऐसा चुनाव है जब बिहार के बेटे दलितों, वंचितों के प्रिय और मेरे परम मित्र पद्म विभूषण से सम्मानित रामविलास पासवान जी हमारे बीच नहीं है। मुझे संतोष है कि रामविलास जी के विचार को मेरा छोटा भाई चिराग पासवान पूरी गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं। 19 अप्रैल को आप एनडीए को जो समर्थन देंगे, आप भाई अरुण भारती जी को जो एक एक वोट देंगे, वो रामविलास जी के संकल्पों को मजबूती देगा। साथियों, बिहार की धरती पूरे देश को दिशा दिखाने वाली रही है। बिहार की इस धरती ने आजादी की लड़ाई में और स्वतंत्र भारत की नींव मजबूत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन दुर्भाग्य से बिहार के सामर्थ्य के साथ आजादी के बाद 5-6 पीढ़ियों के साथ यहां न्याय नहीं हो पाया। बिहार को
एनडीए गठबंधन बहुत ही परिश्रम से एक बड़े दल से बाहर निकाल कर लाया है। हमारे नीतीश बाबू की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब समय आ गया है कि बिहार और तेज गति से विकास करे। इसलिए 2024 का चुनाव बिहार और भारत के भविष्य के लिए बहुत निर्णायक है। ये चुनाव विकसित बिहार के सपनों को पूरा करने का चुनाव है। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का चुनाव है। आज एक और कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी सरकार के समय पूरी दुनिया में देश का नाम खराब किया था। दूसरी ओर बीजेपी और एनडीए है जिसका एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत का निर्माण, खुशहाल बिहार का निर्माण। आप याद करिए 10 साल पहले दुनिया में भारत को लेकर क्या राय होती थी। कांग्रेस के राज में भारत को कमजोर और गरीब देश माना जाता था। छोटे छोटे देश आज जो आटे के लिए तरस रहे हैं, उनके आतंकी हम पर हमला करके चले जाते थे। और तब की कांग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाती थी। मोदी ने कहा ऐसे नहीं चलेगा। भारत वही महान पाटलिपुत्र और मगध वाला भारत है। भारत वही चंद्रगुप्त मौर्य वाला भारत है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। आज का भारत दुनिया को दिशा दिखाता है। अब दुनिया देख रही है कि केवल 10 वर्षों में भारत की साख और भारत की हैसियत आज कैसे बढ़ी है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। चंद्रमा के जिस कोने पर कोई नहीं पहुंचा था, वहां हमारा चंद्रयान, हमारा तिरंगा पहुंचा है। भारत जब G20 की मीटिंग करता है तो उसकी चर्चा भी पूरे विश्व में होती है। ये किसने किया? ये किसने किया? ये किसने किया? जी नहीं, आपका जवाब गलत है। ये मोदी ने नहीं, ये आपने किया है। आपके एक वोट ने किया है। आपके वोट की वो ताकत थी जिसके कारण ये सब संभव हुआ है। और इसलिए इस सफलता के हकदार अगर कोई है
तो आप मेरे प्यारे देशवासी हैं। साथियों, आज देश कैसे बदल रहा है, बिहार खुद इसका साक्षी है। और बिहार कैसे बदल रहा है, इसका उदाहरण जमुई में भी देख सकते हैं। आप याद करिए, हमारा ये जमुई आरजेडी और कांग्रेस के काले दौर में यहां क्या हालत होते थे। जमुई की पहचान कैसी बना दी थी इन लोगों ने। जमुई आरजेडी के जंगल राज का कितना बड़ा भुक्तभोगी होता था। तो अभी आप सुन रहे थे बिहार के जमुई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और वहां पर मौजूद विशाल जन समुदाय को देखकर प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां का जन समुदाय बता रहा है कि जनता किस मूड में है। और इसके साथ ही अब आपको सीधे लिए चलते हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुन involving fishermen, their livelihood, water issues, railway issues. I think in all of this he has been someone very, very important. So it is therefore I feel crucial that there is an effective voice of Kerala in the Lok Sabha, a voice which will be part or when which will certainly be very much listened to and respected when the next government assumes office after the election. So this is a candidate who has great merits, who I personally feel very strongly I would like to see as a colleague in Parliament. That is the reason I am here before all of you. So once again I want to say, and again I take this opportunity also to say I have another very good colleague who is actually in many ways my right hand in the foreign ministry, Muralidharan ji. I will also be today in the afternoon visiting him. So these are the kind of people who should represent Kerala in the Lok Sabha, who should have a say in our national policy, how to formulate it, how to implement it, who will speak for Kerala, not only in Delhi, but who will speak for Kerala in the Gulf, who will speak for Kerala in the world. So I thought I will take this opportunity to express my feelings, to share with you why I am here. I'll be very happy if these issues or anything else which you want to talk to me about, it will be a pleasure. Thank you. From Kerala, it's a living bridge. It's spread across the globe, and if you often get a chance to meet them, and you are really inspired. And my question is, since you attach so much importance to this community, one of the major problems they raise time and again is the leasing of them by the airlines. Whenever there is a rotation where they want to come to Kerala, during the festival time, these flight operators charge them like anything. And umpteen number of times people from here, ministers, government, other organizations try to bring down, get in contact with you, people like Selvam. Sure. Never ever there was an effective intervention. Yeah. I think this is a concern, particularly a concern in the Gulf. Okay? But not only in the Gulf, it can happen in some other places also. What is the problem? The problem is actually today limited capacity. Why is there limited capacity? Because the biggest carrier we have, Air India, was so badly managed that finally, we had to privatize Air India in order for Air India to recover. Today it is in the recovery path. We have also encouraged other airlines. The big issue, of course, is that Air India has and Indigo have both placed a large order of aircraft that is coming. So as our airlines capacity increases, I think this issue will be solved. But this issue
The real issue has been one actually of capacity. So it is something which we are very encouraging, and in fact, at in certain very special cases, we have actually pushed airlines to lower the price. But at the end of the day, these airlines are no longer owned by the government. तो तिरुवनंतपुरम से अभी आप सुन रहे थे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को, जो कि बता रहे थे कि पिछले 10 वर्षों